नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स, चाचा चौधरी और राका की वापसी। राका का चाचा बाकू बोला, चाचा चौधरी ने मेरे अजीज भतीजे राका को अंतरिक्ष में भेजकर उसे मुझसे हमेशा के लिए जुदा कर दिया। मैं उस चूहे को मार डालूंगा। गोशा ने कहा, लेकिन बाकू, चाचा चौधरी को मारोगे कैसे? बाकू बोला, मैं उसे गोलियों से भून कर रख दूंगा। गोशा ने कहा, कहना आसान है, करना मुश्किल। जरा सोचो, राका जिसने चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पीकर अमरता प्राप्त कर रखी थी, वह चाचा चौधरी को मारने में सफल न हो सका। तुम उसे कैसे मारोगे? अगर चाचा चौधरी को मारना है तो योजनाबद्ध षड्यंत्र रचना पड़ेगा। बाकू ने कहा, गोशा, है कोई प्लान तुम्हारे पास? गोशा ने कहा, हाँ है, डायनामाइट से उसे उड़ा दिया जाए। यह डायनामाइट उस कुर्सी के नीचे लगा दिया। चाचा चौधरी को इस पर बैठाकर चाय पीने के लिए कहा जाए और फिर जब वह चाय की चुस्कियां ले रहा होगा तब तुम किसी बहाने से कुर्सी से दूर उस झाड़ी के पास जाकर खड़े हो जाओ। इसके दो फायदे होंगे, एक तो तुम डायनामाइट से दूर चले जाओगे, दूसरा तुम्हारा झाड़ी के पास खड़े होना मेरे लिए इशारा होगा कि मैं छिपकर अंदर से डायनामाइट के कंप्यूटर का बटन दबाऊं। इस तरह चौधरी की धज्जियां उड़ जाएंगी। बाकू ने कहा, वाह गोशा, सचमुच तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। गोशा ने उसी तरह का डायनामाइट अब दूसरी कुर्सी में लगा दिया और बोला, कुर्सी यहाँ सजा कर रख दी है, दुश्मन को लाकर इस पर बैठाना तुम्हारा काम है। बाकू ने कहा, मैं अभी जाकर उसे अपने साथ लाता हूँ। उधर चाचा चौधरी के घर पर साबू बोला, चाचा जी, रॉकेट ने यकायक भौंकना शुरू कर दिया है। चाचा चौधरी बोले, साबू, कुत्ता बड़ा सचेत जानवर है। खतरे के आने की खबर सबसे पहले कुत्ते को ही होती है। और रॉकेट बाकू पर भौंकने लगा। चाचा चौधरी बोले, रॉकेट, अभद्र मत बनो, आने वाले पर इस तरह नहीं भौंकते। बाकू ने कहा, चाचा जी, मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे गरीब खाने पर आकर चाय पिएं। उम्मीद है आप मेरी प्रार्थना ठुकराएंगे नहीं। साबू बोला, चाचा जी, याद है इस आदमी के आने से पहले रॉकेट भौंका था। चाचा चौधरी बोले, साबू, जो आदमी चाह से बुलाने आए उसकी दावत को ठुकराना हमारा उसूल नहीं। साबू बोला, तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। चाचा चौधरी ने कहा, नहीं साबू, चाय की दावत सिर्फ मुझे ही मिली है। फिर डर किस बात का? हमारे मेजबान के पास बंदूक है। अगर सामने कोई खतरा आ भी गया तो यह बंदूक काम आएगी। बाकू ने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। बाकू के घर पहुंचकर बाकू बोला, मैं अंदर से आपके लिए गर्म चाय लेकर आता हूँ। अंदर पहुंचकर बाकू ने गोशा से कहा, सब कुछ योजनाबद्ध चल रहा है, और चाचा चौधरी के लिए चाय लेकर आया। चाचा चौधरी बोले, वाह, चाय तो सचमुच लाजवाब बनी है। बाकू ने कहा, यह अवसर फिर कहाँ मिलेगा? क्यों न यहाँ से आपका एक फ़ोटो ले लिया जाए। अंदर बैठे गोशा ने सोचा, बस यही मौका है। गोशा कंप्यूटर का बटन दबाता है और देखते ही देखते चाचा चौधरी की जगह बाकू के ही चीथड़े उड़ गए। धमाका सुनकर गोशा घबराकर बाहर आया तो चाचा चौधरी ने कहा, जब बाकू अंदर चाय लेने गया था तब मैंने कुर्सी में लगा डायनामाइट निकालकर दूर झाड़ी में फेंक दिया था। बैठने से पहले मैंने कुर्सी को देखभाल लिया था। दुश्मन पर कभी यकीन मत करो। आप सभी तो जानते ही हैं, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी ने कहा, बहरहाल चाय के लिए धन्यवाद। उधर केप कैनेडी में अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र से एक यान कार्निवाल अंतरिक्ष में दूर दराज अनुसंधान के लिए छोड़ा जा चुका है। अमेरिका के अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर ने कहा, माइक, अंतरिक्ष यान कार्निवाल से संपर्क स्थापित करो। माइक बोला, सर, मैं यह पहले ही कर चुका हूँ। अंतरिक्ष में अपने अनुसंधान करता हुआ कार्निवाल दूर, बहुत दूर निकलता जा रहा है। स्टीफन बोला, हम मंगल ग्रह से जो धातुओं के सैंपल लाए हैं वे पृथ्वी पर बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। यान में बैठे माकेल ने कहा, स्टीफन, अंतरिक्ष में दूर मुझे किसी इंसान की आकृति दिखाई दे रही है। स्टीफन बोला, माकेल, तुम्हें पता है मुझे मजाक पसंद नहीं। माकेल ने कहा, मजाक होता तो अच्छा था। हे भगवान, वह राका है। इसे कुछ वर्ष पहले चाचा चौधरी और साबू ने अंतरिक्ष में फेंक दिया था ताकि पृथ्वी के लोग चैन से जी सकें। राका सोचने लगा, पृथ्वी का अंतरिक्ष यान, वापस पृथ्वी पर लौटने का यह सुनहरा अवसर है। उधर पृथ्वी पर माकेल ने कहा, क्या
राका अंतरिक्ष यान कार्निवल के आसपास देखा गया है। डायरेक्टर बोले, ऐसा है तो कार्निवल को पृथ्वी पर फौरन वापस उतार लो। माइक बोला, पर बॉस, कार्निवल का अनुसंधान कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर ने कहा, राका बड़ा खूंखार है, वह हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को मार डालेगा। माइक बोला, एक अहम मसला खड़ा हो गया है, इसके लिए प्रेसिडेंट की इजाज़त लेना ही बेहतर होगा। डायरेक्टर बोले, तुम ठीक कहते हो। और उन्होंने प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाया और बोले, हेलो, मैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का डायरेक्टर मिस्टर प्रेसिडेंट से बात करना चाहता हूँ। टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा, प्रेसिडेंट अभी व्यस्त हैं। डायरेक्टर बोले, लेकिन मेरा उनसे बात करना जरूरी है, 2 अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में है। टेलीफोन ऑपरेटर ने कहा, मैं प्रेसिडेंट को लाइन देती हूँ। अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्टर से बात करने लगे और बोले, यदि हमारे अंतरिक्ष यात्री सही सलामत ना लौटे तो रूस हमारी खिल्ली उड़ाएगा, विश्व में हमारी बदनामी होगी, कार्निवाल को फौरन उतरवाओ। डायरेक्टर ने कहा, धन्यवाद मिस्टर प्रेसिडेंट। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, राका यान पकड़ चुका था। राका ने सोचा, मैं यान को पकड़ने में कामयाब रहा, मुझे यहाँ छिपे रहना चाहिए ताकि अंदर के आदमी मुझे देख न सके। कैप्सूल अलग हो रहा है, इसका मतलब है कि यान के यात्रियों का पृथ्वी पर लौटने का प्रोग्राम है। अगर यह मौका चूक गया तो मैं कभी वापस पृथ्वी पर नहीं पहुंच सकूंगा। उधर यान के अंदर माकेल ने कहा, पृथ्वी कंट्रोल से वापस आने का आदेश आया है, कैप्सूल को मैंने यान से अलग कर दिया है। स्टीफन बोला, ठीक। राका भी दोबारा नहीं दिखाई दिया और यान हिंद महासागर में उतरने लगा। उधर हिंद महासागर में नेवी ऑफिसर बोले, कैप्सूल 100% सही उतरा है। दूसरे ऑफिसर ने कहा, पर कैप्सूल के पीछे मैंने कोई चिपकी हुई चीज़ देखी है। पहला ऑफिसर बोला, यह तुम्हारा वहम है, यान पृथ्वी पर उतर चुका था। माकेल ने कहा, हमारा जहाज हमें लेने के लिए मौजूद है। स्टीफन बोला, घर में परिवार के सदस्य हमें मिलकर खुश होंगे। और अमेरिकन जहाज दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर चल दिया। तीसरा यात्री जिसे अमेरिकन जहाज पीछे छोड़ गया था वह था राका। वह सोचने लगा, आह, बहुत दिनों बाद पानी देखा, पृथ्वी से दूर रहकर इसकी महत्वता पता चलती है। और राका तैरकर समुद्र किनारे आ गया जहाँ एक बच्चा खेल रहा था। वह बोला, मेरी बॉल अभी पकड़ कर लाता हूँ। राका ने अपने पैरों तले उस बच्चे को कुचल दिया। उसकी माँ चिल्लाई, मेरा बेटा बचाओ। राका बोला, बेवकूफ़ औरत, ज़्यादा चिल्लाने से दिमाग गर्म हो जाता है, जा समुद्र में गोते खाने से दिमाग ठंडा हो जाएगा। और राका ने उस औरत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और बोला, दुनिया वालों, राका पृथ्वी पर लौट आया है। इतने दिन अंतरिक्ष में रहने से राका प्यासा है, उसे पीने के लिए खून चाहिए। बम्बई में फिल्म शूटिंग की लोकेशन पर डायरेक्टर ने कहा, दृश्य है, हीरोइन नताशा समुद्र में तैरने जाएगी, मगरमच्छ उसे खाने को आएगा। तब किनारे पर घूमता हुआ हीरो हीरोइन की चीखें सुनकर समुद्र में कूद पड़ेगा, फिर मगरमच्छ को मारकर हीरो हीरोइन को सुरक्षित तट पर लेकर आ जाएगा। वहाँ राका पहुँचा और बोला, वाह, हीरोइन नताशा कितनी खूबसूरत है, अगर मैं इसको उठाकर साथ ले जाऊँ तो? डायरेक्टर ने कहा, बदतमीज, यह डायलॉग दृश्य में नहीं है। राका बोला, तरबूज, तूने राका को बदतमीज कहा? अब ऐसा सीन होने जा रहा है जैसा तूने पहले कभी नहीं फिल्माया होगा। डायरेक्टर चिल्लाया, रहम, मुझे बख्श दो वरना यह फिल्म अधूरी रह जाएगी। राका ने डायरेक्टर को हवा में उछाल दिया और बोला, राका के पास सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, रहम। डायरेक्टर दूर एक मकान की छत पर जाकर गिरा। हीरोइन नताशा घबराकर चिल्लाने लगी। राका बोला, चिल्लाना फिजूल है, और उसने हीरोइन नताशा को उठा लिया। हीरोइन नताशा बोली, जंगली जानवर, मुझे नीचे उतारो। नताशा बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तभी एक पुलिस जीप वहां पहुंची और इंस्पेक्टर ने कहा, जीप रोको। इंस्पेक्टर बोला, लंबू, काफ़ी दादागिरी हो गई, लड़की को नीचे उतारो। राका ने कहा, कभी चूहे ने शेर का रास्ता रोका है? पीछे हट जाओ। इंस्पेक्टर बोला, तुम नहीं जानते कि मुझ में और तुम में क्या फ़र्क है, यह लो। और यह कहकर इंस्पेक्टर ने गोली चला दी। राका बोला, मुझ में और तुम में फ़र्क यह है कि मैं मर नहीं सकता और तुम अब मरने जा रहे हो। राका बोला, आ जाओ मेरी मुट्ठी में, मेरा कोई दोष नहीं, तुमने राका का रास्ता रोककर खुद मौत को दावत दी है, मच्छर को मसलना ही अच्छा है। यह कहकर उसने इंस्पेक्टर को मसल कर ज़मीन पर फेंक दिया और बोला, ले जाओ इसे,
यह बेजान हो गया है, इसको दफनाने का इंतजाम करो। सिपाही बोला, तुमने हमारे अफसर को मार डाला, मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। राका ने कहा, शैतान बच्चों को सज़ा देना मुझे आता है, और उसने सिपाही को भी मार डाला और वहाँ पड़ी एक तलवार को उठाकर बोला, यह तलवार मेरे किसी काम आएगी। तभी एक बस ने राका को हॉर्न दिया, पौ पौ। बस ड्राइवर बोला, ओह, बस की ब्रेकें फेल हो गई और बस जाकर राका से टकरा गई। एक यात्री ने कहा, ओह, यह क्या हुआ? बस खड़ी हो गई है। बस एक विशालकाय आदमी से टकरा गई है। मुझे दफ्तर पहुंचना था, अब क्या होगा? राका ने कहा, नालायक, तुमने मेरा पैर कुचल दिया। एक यात्री बोला, बड़ा आदमी गुस्से में है, भागो। राका ने कहा, कुत्तों, तुमने मेरे गुस्से को भड़काकर खुद मौत को आवाज़ दी है, मुझे इल्ज़ाम न देना। और यह कहते ही उसने तलवार से बस के 2 टुकड़े कर दिए। बस यात्री बोले, ओह, उसने बस के 2 टुकड़े कर दिए, वह सबको मार डालेगा, जान बचाकर भागो यहाँ से। राका ने कहा, अब तुम्हारे सत्यानाश का दौर शुरू हो गया है। और उसने तलवार से बिजली के खंभे को काट दिया। बिजली के खंभे से दबकर एक आदमी की मौत हो गई। राका ने सब जगह आग लगा दी और बोला, हा हा, सब जलाकर राख कर दूंगा, तब ही तो संसार को पता चलेगा कि राका लौट आया है। बदला लेना है, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी एक छोटी बच्ची बोली, रोक सकता है चाचा चौधरी और साबू। राका ने कहा, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मुझे उनसे हिसाब चुकाना है। मैं तुम्हें छोड़ देता, पर क्या करूं, रहम राका के पास नहीं है। और उसने उस बच्ची को मार डाला। राका ने कहा, चाचा चौधरी, अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो, राका आ रहा है। उधर साबू बोला, चाचा जी, आप चलते चलते रुक क्यों गए? चाचा चौधरी ने कहा, साबू, मेरी नाक में खुजली हो रही है। साबू बोला, नाक में मच्छर घुस गया होगा। चाचा चौधरी ने कहा, नहीं साबू, मेरी नाक में खुजली होना आने वाली किसी बड़ी मुसीबत का संकेत है। साबू ने कहा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? चाचा चौधरी बोले, नवाब शफाकुद्दौला के पास, वह मेरे पुराने दोस्त हैं, कुछ अजीबो गरीब चीज़ दिखाने के लिए बुलाया है। नवाब शफाकुद्दौला ने कहा, खुशामदीद चौधरी साहब। चाचा चौधरी बोले, शफाक, तुमने मुझे किस लिए याद फरमाया? शफाकुद्दौला ने कहा, मेरे दादा मरहूम नवाब शजाउद्दौला के यहाँ वजीर थे। उन्हें अजीबो गरीब चीज़ें इकट्ठा करने का शौक़ था। इसी शौक़ में उन्होंने एक भूल भुलैया महल बनवाया। यह आदमी की अक्ल परखने का एक तरीका है। आम आदमी इसके अंदर घुसकर 1 हफ्ते से पहले बाहर नहीं निकल सकता। 50 साल पहले एक यूरोपियन दार्शनिक को भी अंदर घुसकर बाहर आने में 2 दिन लग गए थे। यह अभी तक का विश्व रिकॉर्ड है। कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितनी देर बाद इस महल से निकलने का रास्ता खोज सकता है। चाचा चौधरी ने कहा, शफाक, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, पर इस भूल भुलैया महल को एक बार देखने की मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। चाचा चौधरी जैसे ही भूल भुलैया महल के करीब गया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चाचा चौधरी सोचने लगे, मेरे अंदर घुसते ही पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। इसका मतलब है कि बाहर जाने के लिए महल का सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, जिसे ढूंढकर मुझे बाहर निकलना है। अंदर से यह महल सचमुच गोरख धंधा है, कोई भी इसमें भटक सकता है। तभी महल में धुआं ही धुआं हो गया। महल के बाहर साबू बोला, शफाकुद्दौला, अगर चाचा चौधरी महल से बाहर ना आया तो तुम्हारी गर्दन मैं मरोड़ दूंगा। शफाकुद्दौला हंसने लगा और बोला, इस महल के सारे दरवाजे बंद हैं, सिर्फ एक दरवाज़ा खुला है, जिसे ढूंढने में आदमी को 1 हफ्ता लग जाता है। इसलिए साबू, तब तक तुम यहीं बैठकर चौधरी का इंतज़ार करो। साबू ने कहा, चाचा की पगड़ी मुझे दिखाई दी है। शफाकुद्दौला बोला, नामुमकिन, उसे अंदर गए अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं। साबू ने कहा, शफाकुद्दौला, देखो चाचा चौधरी। शफाकुद्दौला बोला, या मेरे खुदा, यह इंसान तो सचमुच ज़मीन पर एक अजूबा है। चाचा चौधरी ने कहा, अंदर धुएं ने मेरा मार्ग प्रदर्शन किया। आम आदमी महल के अंदर निकलने वाले धुएं से घबराकर दूर भागता है। मैं उसी तरफ गया जिधर से घना धुआं आ रहा था। बाहर निकलने का दरवाज़ा धुएं के पीछे ही था। तभी शफाकुद्दौला बोला, खबरों का समय हो गया है, मुझे पॉकेट ट्रांजिस्टर पर खबरें सुनना अच्छा लगता है। और ट्रांजिस्टर पर खबर आई
यह विविध भारती है। खूंखार राका, जिसे कुछ समय पूर्व अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, पृथ्वी पर वापस आ गया है। उसने आते ही मार काट शुरू कर दी है। अभी तक 50 व्यक्ति कत्ल किए जा चुके हैं और वह करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट कर चुका है। साबू ने कहा, यह कैसे हो गया? चाचा चौधरी बोले, मुझे लगता है राका किसी अंतरिक्ष यान के सहारे वापस पृथ्वी पर लौट आया है। साबू बोला, इससे पहले कि वह और लोगों की जानें ले, हमें उसे रोकना चाहिए। चाचा चौधरी बोले, साबू, राका खुद यहाँ आएगा। एक कुचले हुए सांप की तरह राका हमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा होगा। तभी राका वहाँ पहुँचा और बोला, लाल पगड़ी वाले, सचमुच तुम्हारा दिमाग दूर की सोचता है। जब तक तुम जिंदा हो मुझे खतरा बना रहेगा कि कहीं फिर ना अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाऊं, इसलिए तुझे खत्म करना जरूरी है। यह कहकर राका ने चाचा चौधरी पर वार किया। तभी साबू ने उसे पकड़ लिया और बोला, बुजदिल बकरे, तेरी यह हिम्मत? राका बोला, क्या तुम पहले मरना चाहते हो? ठीक है। यह कहकर उसने एक जोरदार मुक्का साबू पर जड़ दिया। साबू सोचने लगा, ओह, सचमुच इतना जबरदस्त मुक्का आज तक किसी ने नहीं मारा। राका बोला, क्यों, दिन में तारे नजर आने लगे? जवाब में साबू ने भी राका पर एक मुक्का जड़ दिया और बोला, यह रहा मेरा जवाब। चाचा चौधरी ने सोचा, मुझे राका पर फॉर्मूला नंबर 444 अपनाना चाहिए। चाचा चौधरी ने जमीन से एक पत्थर उठाया और राका के सर पर दे मारा। राका बोला, चूहे, कंकड़ मारता है। तुम दोनों एक दूसरे को बचाना चाहते हो, लेकिन मैंने तय कर लिया है, पहले चौधरी फिर साबू। उधर चाचा चौधरी भागकर भूल भुलैया महल के अंदर घुस गए। राका बोला, कहाँ तक भागोगे? आखिर मेरी तलवार को तुम्हें खून देना पड़ेगा। और यह कहकर राका भी उस महल में घुस गया और बोला, लाल पगड़ी वाले, अब घिर गए। इस महल के अंदर ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। अचानक महल में धुआं हो गया। राका ने कहा, कहाँ गायब हो गया वह लाल पगड़ी वाला? तभी चाचा चौधरी भूल भुलैया महल से निकल आए और बोले, मैं उसे भूल भुलैया महल में भटकने के लिए छोड़ आया। साबू ने कहा, इससे क्या होगा? शफाकू दौला बोला, वह कभी न कभी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। बाहर आते ही वह दोगुने जोर शोर से मारकाट व तोड़फोड़ शुरू कर देगा। चाचा चौधरी ने कहा, जिस आदमी में ताकत ज़्यादा होती है उसमें अक्ल कम होती है। राका को महल से बाहर आने में 4-5 दिन अवश्य लग जाएंगे। तब तक हम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाने का हल निकाल ही लेंगे। चाचा चौधरी बोले, साबू, आओ हम ठंडे दिमाग से सोचें। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि राका ने चक्रमाचार्य की ऐसी जड़ी बूटियाँ पी रखी हैं जिससे वह मर नहीं सकता। साबू बोला, अगर ऐसा न होता तो मैंने उसे कभी का जहन्नुम पहुंचा दिया होता। चाचा चौधरी बोले, वैद्यराज चक्रमाचार्य ही सिर्फ ऐसा व्यक्ति था जो राका के शरीर से अद्भुत जड़ी बूटियों का असर खत्म कर सकता था, पर अफसोस वह जिंदा नहीं है। साबू ने कहा, तो चाचा जी, इसका मतलब यह हुआ कि राका सारी दुनिया को पांव से कुचलता रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा चौधरी बोले, सब्र से काम लो साबू, जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो उसका हल भी अवश्य होता है। कोई भी व्यक्ति हुनर को पैदाइशी सीख कर नहीं आता, उसका कोई न कोई गुरु जरूर होता है। साबू ने कहा, चाचा जी, आप भी कभी कभी मजाक की बात करते हैं। चक्रमाचार्य 350 साल के बाद मरे, अब उनका गुरु क्या जिंदा होगा? चाचा चौधरी ने कहा, हो सकता है। चक्रमाचार्य के गुरु की उम्र अवश्य अपने चेले से ज़्यादा होगी। साबू ने कहा, अगर मान भी लिया जाए कि चक्रमाचार्य का गुरु इस दुनिया में है तो उसे ढूंढेंगे कहाँ? चाचा चौधरी ने कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह। हम चक्रमाचार्य की हवेली चलते हैं, उनके नौकर से हमें कुछ पता चल सकता है। स्वर्गवासी राजवैद्य चक्रमाचार्य के नौकर तुलसी ने हवेली का दरवाज़ा खोला और बोला, बाबा कहीं और जाओ, यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि आचार्य जी को मरे अरसा हो गया है? चाचा चौधरी ने कहा, हम इलाज कराने नहीं आए। चक्रमाचार्य बहुत तजुर्बेकार वैद्य थे। जानते हो उनके गुरु कौन थे? तुलसी ने कहा, गुरु? कभी कभी आचार्य जी बात किया करते थे कि उनके गुरु वज्रदेव किन्हीं घने जंगलों में रहते हैं। चाचा चौधरी ने कहा, हिमालय के घने जंगल तो नहीं? तुलसी ने कहा, हाँ वही। चाचा चौधरी बोले, बस इतना काफ़ी है, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। तुलसी ने कहा, अरे साहब बैठिए, बादाम का शरबत पीकर जाइए। चाचा चौधरी ने कहा, नहीं, एक मिनट कीमती है। राका के भूल भुलैया से निकलने से पहले
गुरु वज्रदेव को ढूंढ निकालना है। और चाचा चौधरी और साबू ट्रेन की छत पर बैठकर हिमालय के जंगलों की तरफ निकल पड़े। साबू ने कहा, चाचा जी पगड़ी का ख्याल रखिए, कहीं उड़ न जाए। हिमालय के जंगलों में पहुंचकर साबू बोला, जंगल बहुत बड़ा है, हम कहाँ कहाँ खोजते फिरेंगे। चाचा चौधरी ने कहा, नहीं, हमें वज्रदेव को अवश्य खोजना है। क्या चाचा चौधरी और साबू चक्रमाचार्य के गुरु वज्रदेव को ढूंढ पाए? क्या वे दोनों दुनिया को राका से बचा पाएंगे? यह सब जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।